आज अध्याय 3 प्रबंध के सिद्धांत एवं तकनीकें, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। इस पाठ में दो बिंदु है, एक तो प्रबंध के सिद्धांत और दूसरा बिंदु है प्रबंध की तकनीकें। तो सबसे पहले हम प्रबंध के सिद्धांतों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। प्रबंध के सिद्धांत कोई नया विषय वस्तु नहीं है। प्राचीन समय में भी और बहुत सारी अवधारणाएं चलती थी, बहुत सारे प्रबंध के सूत्र प्रतिपादित किए जाते थे। जो राजा लोग हुआ करते थे अपने राज्य का प्रशासन करने के लिए और उसका मैनेजमेंट करने के लिए और कई प्रकार के सिद्धांतों का प्रयोग करते थे। आज वर्तमान समय में जो वैज्ञानिक समय है, नई नई टेक्नोलॉजी का समय है, तो उस वैज्ञानिक प्रबंध को हम कैसे समझ सकते हैं? तो वैज्ञानिक प्रबंध का मतलब है जिसमें विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का प्रबंध के कार्य के अंदर उपयोग किया जाता हो, इसीलिए उसको हम वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं। बहुत सारे विद्वान जिन्होंने प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं, प्रबंध के सिद्धांतों को अपने व्यवसाय के प्रबंध के लिए उसका उपयोग करना वर्तमान समय की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। उनमें से एक विद्वान है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने और एक प्रशासनिक प्रबंध मॉडल विकसित किया है। इस मॉडल के अंतर्गत इन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। कितने सिद्धांत? 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया है? हेनरी फ्योल ने। किस मॉडल के अंतर्गत? प्रशासनिक प्रबंध मॉडल के अंतर्गत। तो ये जो 14 सिद्धांत है, ये सिद्धांत अपने व्यवसाय के अंदर प्रबंध के कार्य के अंदर अगर अपनाए जाते हैं तो व्यवसाय का प्रबंध प्रभावी बनेगा। प्रबंध को प्रभावी बनाने के लिए सिद्धांतों का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसे हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे विद्वान हैं, F.W. टेलर है, मैकग्रेगर है, ठीक है, लियो मैन है। ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने 50 से अधिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। लेकिन आज हम केवल हेनरी फ्योल के द्वारा जो 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है, कार्य का विभाजन। आज हम देखते हैं कि एक संगठन होता है, तो संगठन जितना बड़ा उतने ही कार्य की अधिकता, उतने ही कार्य ज़्यादा मात्रा में होंगे। जितना संगठन छोटा होगा उतने कार्य कम होंगे, जितना संगठन बड़ा होगा उतने कार्य ज़्यादा होंगे। व्यावसायिक संगठन के अंदर, और उसमें भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनी है, तो उसके कार्य बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। तो उस कार्यों का हमको क्या करना पड़ता है? विभाजन। जब तक हम कार्य का विभाजन नहीं करेंगे तब तक हम उस कार्य को प्रभावित तरीके से पूर्ण करने में संपन्न नहीं बनेंगे। तो कार्य का विभाजन करना, अलग अलग कार्य का समूहीकरण करना, एक ही उद्देश्य वाले जो कार्य है उसको एक ही विभाग के अंतर्गत रखना, असमान उद्देश्य वाले कार्यों के लिए अलग अलग विभाग बनाना, ये जो विभागीकरण किया जाता है, विभाग बनाना और उस विभाग के अंदर कार्य का विभाजन करना, कार्य सौंपना। कार्य विभाजन का मतलब कि जो एक ही प्रकृति के कार्य है उसको एक विभाग के अंतर्गत रखना, जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको एक विभाग के अंतर्गत रखना, जो उससे कम महत्वपूर्ण है उसके अलग विभाग के अंतर्गत रखना, और उससे भी जो कम महत्वपूर्ण है उसको उससे भी अलग विभाग के अंतर्गत रखना। कहने का लो, कार्य की महत्ता, कार्य की प्रकृति, कार्य किस प्रकार का है उसको ध्यान में रखते हुए कार्य का विभाजन किया जाता है। और कार्य का विभाजन करने से क्या होता है कि हर एक व्यक्ति के अंडर में कार्य की एक सीमितता हो जाती है कि हर एक व्यक्ति उस कार्य को प्रभावित तरीके से कर सके, उतने कार्य उसको सौंपना। कार्य का विभाजन करते समय हमको व्यक्ति की योग्यता के ऊपर ध्यान देना है। जितनी ज़्यादा योग्यता होगी उतना ही महत्वपूर्ण कार्य उसको सौंपा जाएगा, जितनी कम योग्यता होगी उतना ही कम महत्वपूर्ण कार्य उसको सौंपा जाएगा। जैसे उच्च स्तर होता है तो उच्च स्तर पे महत्वपूर्ण कार्य उच्च अधिकारियों को दिए जाते हैं, मध्य स्तर पे उससे कम महत्वपूर्ण कार्य मध्य स्तरीय प्रबंधकों को दिए जाते हैं, और निम्न स्तर पे उससे भी कम योग्यता वाले लोग होते हैं तो वहाँ पर उनकी योग्यता के अनुसार कम महत्वपूर्ण कार्य उनको दिए जाते हैं। तो ये जो कार्य का विभाजन करने का जो सिद्धांत है ये हेनरी फ्योल ने दिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो आज वर्तमान समय के अंदर
और सभी देशों के अंदर, विश्व के सभी देशों के अंदर, सभी कंपनियों में, सभी व्यावसायिक संगठनों में, और ऐसा नहीं कि व्यावसायिक संगठनों में, सभी प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के संगठनों के अंदर कार्य के विभाजन का सिद्धांत अपनाया जाता है। आज हेनरी फ्योल के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है वो सार्वभौमिक है, मतलब कि सर्व जगह, सभी जगह इसको अपनाने का कार्य किया जाता है। तो पहला हमने सिद्धांत देखा है कार्य का विभाजन। दूसरा सिद्धांत है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। आप जानते हैं कि जब एक संगठन का निर्माण होता है और उस संगठन के अंदर जब कार्य सौंपे जाते हैं, कार्य का विभाजन किया जाता है, तो उस कार्य को संपन्न करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। तो उस व्यक्ति को उस कार्य को संपन्न करने के लिए उसको अधिकार देने पड़ते हैं। जब हम कार्य किसी को सौंपते हैं तो उसका उत्तरदायित्व निर्धारित हो जाता है कि उसका उत्तरदायित्व क्या निर्धारित हो गया कि आपको ये काम करना है, आपको इतने काम को इतने समय पूरा करना है, ये उसका उत्तरदायित्व है। तो जितनी मात्रा में हम उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति को देते हैं उतनी मात्रा में उसको उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसको अधिकार भी मिलने चाहिए। जितना कार्य की अधिकता, जितना उत्तरदायित्व ज़्यादा, उतना ही अधिकार भी ज़्यादा दिए जाएंगे। जितना उत्तरदायित्व कम, उतने अधिकार भी कम दिए जाएंगे। जैसे कि निम्न स्तर पे अधिकार कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि वहाँ पर उत्तरदायित्व कम है। लेकिन उच्च स्तर पे अधिकार ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि वहाँ पर उत्तरदायित्व ज़्यादा है, क्योंकि पूरे संगठन का उत्तरदायित्व उनके जिम्मे है। तो अधिकार एवं उत्तरदायित्व सौंपना ये आवश्यक है, लेकिन अधिकार एवं उत्तरदायित्व सौंपते समय एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि उत्तरदायित्व की तुलना में अधिकार ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या अधिकार की तुलना में उत्तरदायित्व ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर अधिकार ज़्यादा और उत्तरदायित्व कम है तो अधिकारों का दुरुपयोग होगा, और अगर अधिकार कम है और उत्तरदायित्व ज़्यादा है तो व्यक्ति उस काम को पूरा समय सर नहीं कर पाएगा। उस काम के अंदर उसकी जो कुशलता होनी चाहिए वो कुशलता प्रकट नहीं होगी। कहने का मतलब अधिकार और उत्तरदायित्व के बीच में क्या होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए। जितने अधिकार उतना ही उत्तरदायित्व। अधिकार और उत्तरदायित्व में क्या होनी चाहिए? एकता होनी चाहिए, तो ही उसका हमको प्रतिफल मिल पाएगा। तो ये जो सिद्धांत है अधिकार एवं उत्तरदायित्व, ये भी किसने दिया है? हेनरी फ्योल ने। तीसरा सिद्धांत अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन का मतलब क्या होता है कि कंपनी में, संगठन में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों से अगर हमको बेहतर काम करवाना है, अच्छा काम करवाना है, तो अनुशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। अनुशासन की व्यवस्था का मतलब है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित किया जाए, अगर कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको दंड दिया जाए। कहने का मतलब अनुशासन स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि प्रोत्साहन के लिए बहुत सारी नीतियाँ बननी चाहिए, उनको अभिप्रेरित करने की बहुत सारी नीतियाँ बननी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति काम अच्छी तरह से नहीं कर रहा है तो वहाँ पर दंड प्रक्रिया भी अपनानी चाहिए, जिससे कि कंपनी के अंदर नियंत्रण स्थापित हो सके। कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारी और अनुशासित तरीके से काम करेंगे। तो अनुशासन का जो सिद्धांत है वो अपने कार्य को प्रभावी बनाने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। बिना अनुशासन के कंपनी में, संगठन के अंदर कोई भी व्यक्ति प्रभावी तरीके से कार्य करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए हमको कई प्रकार की नीतियाँ बनानी पड़ेगी, कई प्रकार के ऐसे आदेश स्थापित करने पड़ेंगे, कई प्रकार के ऐसे निर्देश स्थापित करने पड़ेंगे जिसके अंतर्गत और हम अनुशासन स्थापित कर सकें। अनुशासन के लिए हमको कई ऐसे दिशा निर्देश, कई ऐसी नीतियाँ बनानी पड़ेगी जिससे कि, और उसका पालन करते हुए अगर व्यक्ति काम करेगा तो उसका काम बहुत ही बेहतर तरीके से वो कर पाएगा। तो अनुशासन का सिद्धांत ये भी एक संगठन के अंदर बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हमको उद्देश्य प्राप्त करना है, अगर हमको लक्ष्य प्राप्त करना है तो अनुशासन का होना बहुत ही जरूरी है। चौथा सिद्धांत है आदेश की एकता। कि एक विभाग है मान लो, और उस विभाग के अंदर एक अधिकारी है। वो एक अधिकारी अपने विभाग के अंदर काम करने वाले जितने भी अधीनस्थ लोग हैं या कर्मचारी लोग हैं उनको वो आदेश देता है। मतलब कि एक विभाग के अंतर्गत एक समान उद्देश्य के कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको आदेश देने वाला व्यक्ति कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। एक कर्मचारी को, एक अधीनस्थ को आदेश देने वाले दो अधिकारी नहीं होने चाहिए। दो अधिकारी होंगे तो क्या होगा कि किस कर्मचारी को किसका आदेश मानना, इस अधिकारी का आदेश मानना है या इस अधिकारी का आदेश मानना। इस प्रकार की जब भ्रम की स्थिति पैदा होगी कर्मचारी के मन में तो वो आदेश का पालन नहीं कर पाएगा।
अगर हमको सही ढंग से आदेश का पालन करवाना है कंपनी के अंदर, तो हमको आदेश देने वाले एक व्यक्ति की नियुक्ति करनी चाहिए। एक ही व्यक्ति आदेश देगा और उस एक ही व्यक्ति के आदेशों का पालन और उसके अधीनस्थ लोग करेंगे, जिससे कि आदेश की एकता से क्या होता है, काम प्रभावी तरीके से संपन्न होगा। किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होगी, किसी भी प्रकार के संघर्ष की स्थिति पैदा नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है, दो अधिकारी होते हैं तो संघर्ष भी पैदा हो सकता है कि ये कर्मचारी है, इनके आदेशों की, इस अधिकारी के आदेशों की पालना कर रहे हैं और ये कर्मचारी इस अधिकारी के आदेश की पालना कर रहे हैं, तो वहाँ संघर्ष की स्थिति भी पैदा हो सकती है, भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। इससे बचने के लिए क्या होना चाहिए, आदेश की एकता। पांचवा सिद्धांत है निर्देशन की एकता। निर्देशन की एकता का मतलब क्या है, तो इसका एक अर्थ मैंने बताया है कि वह क्रियाएं जिनका उद्देश्य समान हो, जिनका उद्देश्य समान हो, ऐसी क्रियाएं एक ही अधिकारी और एक ही योजना के अंतर्गत रखनी चाहिए। समान उद्देश्य वाली क्रियाओं को एक अधिकारी के अंडर में रखा जाए, एक अधिकारी उसकी योजना बनाए, एक ही योजना के अंतर्गत एक ही अधिकारी के अंतर्गत समान उद्देश्य वाली क्रियाओं को रखना, ये निर्देशन की एकता है। निर्देशन की एकताओं में क्या होता है कि क्रियाओं का विभाजन एवं समूहीकरण होता है। निर्देशन की एकता का संबंध किससे है, क्रियाओं के विभाजन एवं समूहीकरण। जैसे कि दो सिर वाला अगर कोई व्यक्ति है, मतलब कि एक व्यक्ति ये निर्देश दे रहा है, दूसरा व्यक्ति ये निर्देश दे रहा है, तो किसके निर्देशों का पालन करना, तो निर्देश में भी क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। निर्देश देने वाला एक व्यक्ति होगा तो उसका पालन उसके अधीनस्थ लोग प्रभावित तरीके से कर पाएंगे, लेकिन निर्देश देने वाले अगर दो व्यक्ति होंगे तो किसके निर्देश का पालन करना, किसके निर्देश का पालन नहीं करना, तो वहाँ पर भी ये स्थिति पैदा हो सकती है, भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है और संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। तो निर्देशन की एकता का सिद्धांत और आदेश की एकता का सिद्धांत दोनों एक दूसरे से कैसे है, भिन्न है, अलग नहीं, अलग है। क्योंकि आदेश की एकता में एक अधिकारी अपने अधीनस्थों को आदेश देने का काम करता है और निर्देशन की एकता में एक अधिकारी अपने अधीनस्थों को निर्देश देने का काम करता है। आदेश विभिन्न, जैसे उच्च स्तर के अधिकारी है तो सभी विभागों को आदेश दे सकते हैं, लेकिन निर्देशन की एकता का मतलब क्या है कि सभी विभागों को एक जैसे निर्देश नहीं होंगे। तो निर्देशन की एकता के लिए क्या होना चाहिए, समान उद्देश्य वाले जो कार्य होते हैं उनको उनके निर्देश देने वाला एक अधिकारी होना चाहिए। मान लो एक समूह और है जिसके अंदर क्रिया अलग प्रकार की होती है, तो उसको निर्देश देने वाला अधिकारी अलग होना चाहिए। एक समूह दूसरा है, उसके अंदर कार्य अलग तरह के होते हैं, तो वहाँ पर निर्देश देने वाला अधिकारी अलग होना चाहिए। तो निर्देशन की एकता भी और एक संगठन के लिए, एक संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। छठा बिंदु है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। हम देखते हैं कि कंपनी के पदाधिकारी, कंपनी के उच्च अधिकारी जब सामूहिक हित और व्यक्तिगत हित की बात आती है तो अधिकारी लोग क्या करते हैं, सामूहिक हित पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। वो व्यक्तिगत हितों को इग्नोर करेंगे, व्यक्तिगत हितों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। किसके ऊपर ध्यान देंगे, सामूहिक हितों के ऊपर। जब सामूहिक हित और व्यक्तिगत हितों के बीच में संघर्ष की स्थिति पैदा होती है तो वहाँ पर व्यक्तिगत हितों को ध्यान में नहीं लिया जाता है और सामूहिक हितों को ध्यान में लिया जाता है। क्योंकि सामूहिक हितों को ध्यान में लेने से क्या होता है, एक संगठन का जो सामूहिक जो लक्ष्य है, सामूहिक जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम पूरा कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्तिगत हितों को ध्यान में लेने के कारण हमारा सामूहिक जो लक्ष्य है, सामूहिक जो हमारा हित है, वो हमारा हित पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए व्यक्तिगत हितों को हमको इग्नोर करना पड़ेगा और सामूहिक हितों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सामूहिक हितों पर ध्यान देने से संघर्ष की स्थिति अगर पैदा होती है तो उसका निराकरण करना भी हमको आना चाहिए, व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान भी हमको करना आना चाहिए। लेकिन अंतिम रूप से हमको किसके ऊपर ध्यान देना है, सामूहिक हितों के ऊपर। और सातवां बिंदु है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। जैसे कंपनी में काम करने वाले अलग अलग प्रकार के अलग अलग पदों पर काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, तो किसी कर्मचारी को वेतन देते हैं, किसी कर्मचारी को मजदूरी देते हैं, किसी कर्मचारी को बोनस देते हैं, किसी कर्मचारी को भत्ता देते हैं, किसी कर्मचारी को वित्तीय प्रेरणाएं देते हैं, किसी कर्मचारी को अवित्तीय प्रेरणाएं देते हैं। अगर कोई कर्मचारी प्रभावी तरीके से काम करा है तो उसको एक्स्ट्रा वेतन देते हैं, अगर कोई कर्मचारी प्रभावी तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसके वेतन में कटौती भी करते हैं। तो कर्मचारी जो काम करते हैं उनकी काम की
जितनी काम की करने की जितनी योग्यता है या काम जितनी मात्रा में वो करते हैं उतनी मात्रा में उनको उचित प्रतिफल मिलना चाहिए, उचित प्रतिफल के रूप में कुछ ना कुछ उनको मिलना चाहिए, तो कर्मचारी अभिप्रेरित होकर और पूरे मन लगाकर अपना काम संपन्न करेगा। अगर बिना प्रतिफल के कर्मचारी से काम करवाया जाता है, बिना वेतन के बिना मजदूरी के अगर कर्मचारी से काम करवाया जाता है तो कर्मचारी पूरा मन लगाकर मनोयोग के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए हर एक संगठन के अंदर, हर एक कंपनी के अंदर अगर हम कर्मचारी से बेहतर काम करवाना चाहते हैं तो उसको उचित प्रतिफल के रूप में कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा। तो ऐसे 7 सिद्धांत आज हमने देखे हैं।